हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या? बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। राइट, सो दिस इज व्हाट थर्मोडायनेमिक्स। तो जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं और वो कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हम जानते भी हैं छोटे क्लासेस से। फॉर एग्जांपल, जो हीट फ्लो है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। तो इसी को और डिटेल में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट क्या है थर्मोडायनेमिक्स के? देखिए, सिस्टम। तो जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे इस चैप्टर में, या कोई भी चैप्टर जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हो, सो सिस्टम इज व्हाट अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तो ये बहुत बड़ा टर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूनिवर्स। तो स्पेसिफाइड पार्ट का मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है और इसमें कोई सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर आपने रखा है। तो अगर हम इसको स्टडी करना चाह रहे हैं फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये जो कंटेनर में हमने वाटर रखा है, इट इज व्हाट द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन राइट नाउ। तो ये जो होगा, इसी को हम क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। तो सिस्टम सोच के बहुत हेवी टर्म लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की हम थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं, वही क्या हो गया दोस्तों? सिस्टम हो गया। राइट, आपके पास एक कप ऑफ टी हो सकता है, कप ऑफ कॉफ़ी हो सकता है, वो भी सिस्टम होगा। सराउंडिंग से क्या मतलब है? द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब ये तो सिस्टम हो गया हमारे पास, और इसके बाद जो भी बच गया पूरे यूनिवर्स में, अगेन बहुत बड़ा टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इस कप ऑफ टी और वाटर को छोड़ के जो भी बच गया वो क्या है? सराउंडिंग है। राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ? सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं। राइट, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें पूरे यूनिवर्स से मतलब नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और इसमें हमने हॉट वाटर रखा है, राइट, तो ये तो सिस्टम हो गया। तो सराउंडिंग क्या है? जिस भी पोर्शन ऑफ सिस्टम के साथ, पोर्शन ऑफ यूनिवर्स के साथ ये जो वाटर है, हॉट वाटर हमने इस कंटेनर में रखा है, ये इंटरेक्ट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं सराउंडिंग। नो डाउट इस सिस्टम को छोड़ के पूरा यूनिवर्स का पार्ट सराउंडिंग है, बट वो इस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट अगर नहीं कर रहा है, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम उसको सराउंडिंग्स में नहीं लेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द सराउंडिंग्स आर दैट पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग यूनिवर्स विच इंटरेक्ट विद द सिस्टम। और इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है? कि इससे हीट फ्लो बाहर हो रहा है, तो जहां जहां हीट का इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, वही हो गया इंटरेक्शन। ऐसा कोई अलग से कोई बात करने वाले हैं नहीं ये लोग आपस में। तो इंटरेक्शन का मतलब हीट और मैटर का जो एक्सचेंज जहां तक हो रहा है, वही क्या हो गया? इंटरेक्शन हो गया, और वही क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। सो दिस वाज द सेकंड कॉन्सेप्ट। तो देखिए, ये सिस्टम है जो भी हमने एक बाउंड्री में फिक्स किया है, और इसके बाहर जो है वो हो गया सराउंडिंग, इमीडिएट नेबर में। तो मान लीजिए हमने किसी कंटेनर में वाटर रखा है, राइट, तो इस कंटेनर से एनर्जी बाहर भी जा सकती है और इस कंटेनर में एनर्जी आ भी सकती है फ्रॉम द सराउंडिंग्स। डिपेंड करता है कौन ज़्यादा टेम्परेचर में है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग। थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर ये है ज़्यादातर, तो थोड़ा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा क्या किस टर्म का क्या मतलब है। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हमें समझ में आ गया सिस्टम क्या है। अब सिस्टम के टाइप भी अलग अलग हैं। सो नंबर 1 इज ओपन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है ओपन सिस्टम का मतलब है, किसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे? अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। देखिए यहाँ पर जो सिस्टम और सराउंडिंग का जो इंटरेक्शन है वो कैसे है? इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज। किस चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है? दो चीज़ों का,
मैटर एंड एनर्जी। अब यहाँ पे मैटर से क्या मतलब है और एनर्जी से क्या मतलब है वो आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉट कॉफ़ी इन एन ओपन फ्लास्क। तो अगर आप किसी ओपन कप में या फ्लास्क में क्या रखते हैं, कॉफ़ी रखते हैं, तो और ये हॉट कॉफ़ी है, राइट, तो क्या ये सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर को एक्सचेंज करेगा? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉफ़ी की जो वेपर्स हैं, राइट, कॉफ़ी की जो वेपर्स हैं वो आपको कप से बाहर जाते हुए दिखाई देंगी। तो ये क्या है, बेसिकली मैटर है, राइट। और क्योंकि जो कॉफ़ी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है सराउंडिंग से, सराउंडिंग इज कोल्ड और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है कॉफ़ी के कंपैरिजन में, तो यहाँ से क्या होगा, हीट भी सिस्टम से बाहर जाएगी और धीरे धीरे कॉफ़ी क्या होगी, ठंडी होगी, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, हीट के साथ साथ जो मैटर है वो भी कहाँ जा रहा है, सिस्टम से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ओपन सिस्टम हो गया। कई बार बाहर से अंदर भी आ सकता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग। हीट और मैटर सिस्टम से बाहर भी जा सकते हैं और सिस्टम में आ भी सकते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, हॉट कॉफ़ी इन एन ओपन फ्लास्क। इसके बाद क्लोज सिस्टम हम किसको कहेंगे, अगर इसी कप को मैं क्या कर देता, एक लिड से कवर कर देता, अगर मैं इसी कप को एक लिड से कवर कर देता तो क्या होता, ये वेपर्स बाहर नहीं जा पाती, राइट, मतलब मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, बट हीट धीरे धीरे क्या करेगा, हीट का लॉस होगा थ्रू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, राइट। तो हॉट कॉफ़ी उसमें है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। भले कॉफ़ी की वेपर्स अब बाहर नहीं जा रही है, पर धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, राइट। सो अ सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग is called a closed system, right? So for example, a hot coffee in enclosed stainless steel flask, कोई भी और मैटर का भी हो सकता है, फ्लास्क जरूरी नहीं है स्टेनलेस स्टील हो, राइट, बट आपने उसको क्या करना है, लिड से कवर कर देना है बहुत अच्छे से कि वेपर्स उससे बाहर ना जा सके। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। इसके बाद एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना तो इसमें हीट का एक्सचेंज होगा और ना ही क्या होगा, मैटर का एक्सचेंज होगा। अ सिस्टम विच कैन नीदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी, हीट एनर्जी, राइट। तो मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है विद द सराउंडिंग, इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, राइट। तो अभी हमारे पास कैसा कंटेनर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल थर्मोस फ्लास्क आपने देखा होगा या आप यूज करते होंगे, तो ये पूरे जीवन भर के लिए इसी स्टेट में रहेगा नहीं, राइट। कुछ समय के लिए ये क्या करता है, हीट को प्रिजर्व करके रखता है। सो क्लोज्ड थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग हॉट कॉफ़ी। सो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब ये बहुत लंबे समय तक इसमें हॉट क्या नहीं रहेगा, जो कॉफ़ी है वो गर्म नहीं रहेगी, कुछ घंटों तक रहेगी, बट उन घंटों में हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो आपने गर्म चीज़ रखी है वो गर्म ही रहेगी और अगर आपने ठंडी भी रखी है तो वो ठंडी ही रहेगी। हीट एनर्जी न तो सिस्टम से बाहर जाएगी न ही सिस्टम के अंदर आएगी, राइट। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 टाइप के सिस्टम हमने आपको बताए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, और यहाँ पर आप इनको डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं, राइट। तो आप अभी तक समझ चुके हैं सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, सराउंडिंग क्या होता है और यूनिवर्स हम किसको कह रहे हैं इस सेंस में। इसके बाद देखिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। सिस्टम क्या है हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ध्यान से समझिए, मैक्रोस्कोपिक 2 टाइप के प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक है आपके पास माइक्रोस्कोपिक, राइट। सो माइक्रोस्कोपिक हम किसको कहेंगे, एक है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो नाम से पता चला है बहुत छोटा, राइट, माइक्रो। तो यहाँ पर मैक्रो की बात हो रही है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच राइज
फ्रॉम द बल्क बिहेवियर। मैक्रो का मतलब वैसे ही बड़ा होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा। सो यहाँ पर माइक्रो का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो बल्क बिहेवियर का मतलब एक पार्टिकल नहीं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच अराइज फ्रॉम bulk behavior, that is large number of particles of matter are called macroscopic properties। ठीक, तो सिंपल से बात है, माइक्रोस्कोपिक की बात नहीं हो रही है, मैक्रोस्कोपिक की बात हो रही है। और क्या मैक्रोस्कोपिक का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एग्जाम्पल है प्रेशर। देखिए हम कैसे कंसीडर करेंगे कि प्रेशर क्या है, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई कंटेनर है क्लोज्ड, और इस कंटेनर में हमने क्या रखा है दोस्तों, हमने रखा है किसी गैस को, इसमें इनक्लोज्ड किया है, राइट। अब आपने पढ़ा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज में कि गैस क्या करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है। और प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेगी, जब वो कोलाइड करेगी विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो केवल एक ही पार्टिकल कोलाइड करेगा और उसकी वजह से प्रेशर होगा, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो सारे के सारे पार्टिकल रैंडमली क्या कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो उसी की वजह से हमें क्या मिल रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो ये एक पार्टिकल का काम नहीं है। सो प्रेशर इन द सेम में वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन एंड सो ऑन। सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये भी क्या होती हैं दोस्तों, दो टाइप की होती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी क्या है, दो टाइप की हैं। क्या है वो दो टाइप, पहला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द अमाउंट और साइज ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, राइट। कितना अमाउंट सब्सटेंस का सिस्टम में प्रेजेंट है, उससे जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मास, तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट ले लोगे सब्सटेंस का, मान लीजिए आपने क्या लिया, 5 ग्राम ऑफ वाटर लिया किसी कंटेनर में, राइट। अगर आप उसका मास ले लेंगे, तो अगर आप 5 की जगह 10 ले लेंगे, 10 ग्राम ले लेंगे, तो मास तो बढ़ ही गया, वैसे पता चल रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू से, और उसमें डाल देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो वैल्यू जो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे, राइट। तो जैसे जैसे अमाउंट आप बढ़ाओगे, मास तो बढ़ेगा सब्सटेंस का, सिस्टम का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, और आगे चल के कुछ टर्म्स हम समझेंगे जो अभी तक आपको पता नहीं है। वो हैं आपके पास इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एंथैल्पी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, फ्री एनर्जी बढ़ेगी, हीट कैपेसिटी बढ़ेगी। इन टर्म्स को हम आगे देखने वाले हैं कि इनका मतलब क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिस्टम में बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एंथैल्पी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, फ्री एनर्जी बढ़ेगी, हीट कैपेसिटी बढ़ेगी। और अगर कम होता है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस तो ये सब कम होंगे। इन द सेम वे अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस बढ़ने से मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। इसके बाद दूसरा टाइप का प्रॉपर्टी होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए ये भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ही है, बट ये इंटेंसिव है। इंटेंसिव होगा जस्ट ऑपोजिट ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव में हमने देखा वो क्या करता है, वो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, तो यहाँ पे नहीं करेगी, सिंपल। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट और size of the substance present in the system are called intensive properties. These properties depend only upon the nature of the substance. For example, viscosity. अब viscosity क्या है आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा। viscosity क्या है, it is what the resistance to flow. तो फ्लूइड्स में, लिक्विड में बेसिकली, तो फ्लूइड्स में क्या है, रेजिस्टेंस होता है फ्लो करने के लिए, राइट। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि वो फ्लो हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हनी बहुत ही गाढ़ा होता है, तो गाढ़े को हम यहाँ पे कहते हैं विस्कस। क्या होता है ये,
विस्कस होता है, राइट। तो अगर आप 1 स्पून हनी लो उतना ही गाढ़ा होगा, और एक बड़ा कंटेनर में अगर आप क्या लेंगे, हनी लेंगे, तो वो भी उतना ही गाढ़ा होगा। मतलब दोनों का सेम रेजिस्टेंस होगा फॉर फ्लो, राइट। तो ये प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब ज़्यादा हनी आप लोगे तो वो ज़्यादा विस्कस होगा, कम लोगे कम विस्कस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो विस्कोसिटी के एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार होता है सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन सबको हम आगे देखने वाले हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर मास। मोलर मास तो आपको पता है क्या होता है, राइट, मास ऑफ 1 मोल। अगर आपके पास वाटर है, राइट, वाटर मान लीजिए आपके पास कितना है, मान लीजिए आपके पास है 100 ml वाटर, 100 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम वाटर है, तो उसका मोलर मास कितना है वाटर का, ऑलवेज 18 ग्राम पर मोल। वो फर्क नहीं पड़ता है आपने 100 लिया है, 200 लिया है या नहीं भी लिया है, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ वाटर। तो हमेशा क्या रहेगा, वो 18 ग्राम पर मोल ही रहेगा, राइट। इन द सेम वे मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। तो ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं इनको, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो 2 टाइप की प्रॉपर्टीज हमने देखी मैक्रोस्कोपिक में, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। एक और तरीके से हम इन लोगों को इन प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर नॉट। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, एडिटिव का मतलब आप उनको जोड़ के वैल्यू बढ़ जाएगी उनकी, अगर आप उनको जोड़ते हैं। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब ये एडिटिव है बट टेम्परेचर इज नॉट। अब ये कैसे, इसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, दिख रहा है आपको फिगर ए में, राइट। तो इसमें क्या है, इट कंटेन अ गैस एट वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी। 2 चीजें इसमें हैं, इट कंटेन्स अ गैस एट वॉल्यूम वी एंड टेम्परेचर टी। तो अगर मैंने इस कंटेनर को हाइपोथेटिकली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ऑब्वियस सी बात है एक पार्ट का वॉल्यूम हो जाएगा v/2 और दूसरे का भी हो जाएगा v/2। सो v/2 प्लस v/2 इज इक्वल टू v। बट क्या टेम्परेचर दोनों जगह T½ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए पहले टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था यहाँ, तो क्या दोनों का 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा क्या, नहीं, राइट। तो इसका क्या मतलब है, जो टेम्परेचर है दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो एडिटिव नहीं है, वो नहीं डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो इससे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो इसके बाद और कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स हम देखते हैं। स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स, राइट। सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या है। अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब देखिए, स्टेट का मतलब है कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, राइट। सो द स्टेट ऑफ अ सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम व्हेन इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनिट वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें क्या है, कोई गैस रखी है, राइट। इसका वॉल्यूम है 2 लीटर, राइट। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 2 बार। तो ये एक स्टेट हो गया। मतलब हमने क्या किया है, ये जो आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वॉल्यूम है आपके पास, राइट, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, और जो आपके पास टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 2 बार। सो दिस इज व्हाट अ स्टेट ऑफ सिस्टम, राइट। आप इनको जब तक चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो जब तक हमने ये चीजें फिक्स रखी हैं तब तक क्या होगा, सिस्टम का जो स्टेट है वो फिक्स रहेगा। अब मैं क्या कर लेता हूं, मान लो मैं गैस को कर लेता हूं कंप्रेस, इस कंटेनर में जो गैस है उसको कंप्रेस कर लेता हूं। तो कंप्रेस करूंगा तो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा,
मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लीटर हो गया, राइट। समहाउ हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, तो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस ही है, बट वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा, राइट। तो ये कितना है 3 बार, मान लीजिए, राइट। तो अब आप देखिए ये हो गया स्टेट 1 और ये हो गया स्टेट 2। ये दोनों के दोनों स्टेट क्या हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि इनमें जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज क्या हो गई हैं दोस्तों, चेंज हो गई हैं, ठीक। सो दिस इज व्हाट द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस सिंपल सी बात है, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी कोई डेफिनेट वैल्यू दी जा रही है तो वही क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ सिस्टम। So if any of the macroscopic properties, that is pressure, volume, temperature और भी कुछ of the system changes, जो मैं आपको बताया, the state of the system also changes। अगर हमने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम में से किसी भी एक को चेंज किया तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू में चेंज होगा। अगर नहीं भी होता है तब भी क्या है, एक वेरिएबल अगर आप चेंज करते हैं किसी केस में तो क्या हो गया, सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज फिक्स्ड बाय मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है आप जानते हैं, जब तक वो प्रॉपर्टीज फिक्स हैं, दे आर नॉट चेंजिंग, इसका मतलब है द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजिंग, सिंपल। अब ये स्टेट वेरिएबल्स क्या हुए, यही प्रॉपर्टी जो किसी सिस्टम का स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, स्टेट वेरिएबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हमने बताया कि सिस्टम का स्टेट क्या है, राइट। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे वॉल्यूम है 2 लीटर, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 2 बार। यहाँ पर उन वैल्यूज़ का उन वेरिएबल का अलग वैल्यू है। यहाँ पर वॉल्यूम हो गया था 1 लीटर, टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर वॉज 3 बार। तो यही तो क्या हो गई दोस्तों, स्टेट वेरिएबल हो गए, जो मेजरेबल प्रॉपर्टी हैं, जिनको मेजर करके हमने बताया वेदर द स्टेट हैज़ बीन चेंज्ड और नॉट। वही जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम मेजर कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल, राइट। इसके बाद स्टेट फंक्शन क्या है, देखिए इसमें बहुत सारे थियोरेटिकल टर्म आपको मिलेंगे, तो इनको बार बार देखना है और अच्छे से समझना है, राइट। सो स्टेट फंक्शन क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value depends only upon the state of the system and is independent of the path or manner by which the state is reached are called स्टेट फंक्शन। अब ये थोड़ा अजीब सी डेफिनेशन लग रही है, इसको सिंपल करके हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ प्रेशर की वैल्यू है 1 बार, राइट, वॉल्यूम की वैल्यू है 2 लीटर, टेम्परेचर की वैल्यू है 30 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज स्टेट ए। अब जब हमने स्टेट चेंज कर दिया तो क्या हो गया, मान लीजिए जो प्रेशर है वो 2 बार हो गया, राइट, जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया 1 लीटर हो गया, जो टेम्परेचर है मान लीजिए वो सेम ही रहा या चेंज भी हो सकता है, तो ये हो गया स्टेट बी, राइट। तो स्टेट फंक्शन किसको हम कह रहे हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज का मतलब वही जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज थी, स्टेट वेरिएबल थी, उनकी बात कर रहे हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यूज डिपेंड ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू है प्रेशर की 1 बार, वॉल्यूम की 2 लीटर, टेम्परेचर की 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्या वैल्यू है प्रेशर की 2 बार, वॉल्यूम का 1 लीटर, टेम्परेचर का 3 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने का मतलब है जब आप स्टेट ए से बी में आ रहे हो तो स्टेट ए में क्या वैल्यू है और स्टेट बी में क्या वैल्यू है, केवल स्टेट पर ही डिपेंड कर रहा है। मैंने कैसे ए तक ए से बी पहुँचा, मैं कैसे ए से बी पहुँचा, उस पाथ से कोई मतलब नहीं है, राइट। उस पाथ से कोई मतलब नहीं है, केवल फाइनल स्टेट ए और बी। ए से बी तक आप रूट ए से पहुँचो, रूट बी से पहुँचो या रूट सी से पहुँचो, कोई मतलब नहीं है। तो इसको इस टाइप के फंक्शन को हम कहेंगे स्टेट फंक्शन। एक बार फिर से समझ लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value depends only upon the state of the system and is independent upon
द पाथ और मैनर बाय विच द स्टेट इज रीच्ड आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। राइट, एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूं पाथ का क्या मतलब है। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें आपने वाटर रखा है। अब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने का कई तरीके हैं। आप इसको गैस फ्लेम के ऊपर रख सकते हैं। राइट, एक तरीका ये हो गया। आप इसको इमर्शन रॉड से हीट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, कैसे हीट किया उससे मतलब नहीं है। आपने टेम्परेचर चेंज किया, आपने 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस किया, कैसे किया उससे मतलब नहीं है। राइट, तो जो टेम्परेचर क्या है वो है स्टेट फंक्शन। राइट, कैसे किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपको इनिशियल स्टेट में कितना टेम्परेचर था, 25 डिग्री सेल्सियस। फाइनल स्टेट में कितना टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस। बस आप चाहो उसको गैस फ्लेम में रख के हीट टेम्परेचर बढ़ाओ, या इमर्शन रॉड से उसको हीट करो, या गीज़र में हीट करो, या उसको आप धूप में रख दो। राइट, टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, कैसे चेंज हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। राइट, सो ये है दोस्तों स्टेट फंक्शन। इसके बाद है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है क्या है, a system is said to be in thermodynamic equilibrium if its macroscopic properties do not change with time. Right, जब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज ही नहीं हो रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। राइट, उसको क्या कहेंगे हम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक कप में कॉफ़ी रखी है। राइट, इसको आपने कवर भी कर दिया। अब कॉफ़ी हॉट है मान लीजिए। राइट, इट इज़ हॉट। तो यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे जो हीट है इट विल फ्लो टू द सराउंडिंग्स। होगा कि नहीं होगा। राइट, और क्या होगा, कॉफ़ी का टेम्परेचर कम होता रहेगा। बट ये कम होते होते आइस तो नहीं बन जाएगा। एक टाइम के बाद जो कॉफ़ी है उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। अब वो क्या नहीं कर रहा है, सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं कर रहा है। मतलब अब उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है। राइट, वॉल्यूम तो वैसे ही चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आपके पास क्लोज कंटेनर है, वेपर्स भी बाहर नहीं जा रही हैं। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो कॉफ़ी कप है उसके अंदर जो कॉफ़ी है दैट विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। शुरू में नहीं थी, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आने में कुछ टाइम लगा। राइट, इसके बाद है टाइप ऑफ प्रोसेस। राइट, तो मतलब जब हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं। सो द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी चेंज्ड बाय अ प्रोसेस। राइट, कैसे हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज प्रोसेस क्या है, दैट इज द प्रोसेस गिव्स द पाथ और ऑपरेशन बाय विच द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप कई तरीकों से बढ़ा सकते हैं। तो वो सारे तरीके ही क्या हैं दोस्तों, प्रोसेस। राइट, अब यहाँ पर हम स्पेसिफिकली अलग अलग टाइप के प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आप कुछ भी चेंज करो, मैं तो आपको एक एग्जांपल देके समझाया कि आपने वाटर का टेम्परेचर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये एक एग्जांपल है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम टेम्परेचर ही बढ़ाने की कोशिश करें, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। आप उसको कंप्रेस कर लो तो वो भी स्टेट चेंज हो गया। कंप्रेस में क्या होगा, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होंगे, तो वो भी क्या है, एक प्रोसेस है जिससे सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। तो क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। राइट, जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर अभी भी होगा प्रोसेस के दौरान। या मान लीजिए ये है स्टेट ए और ये है स्टेट बी। तो स्टेट ए से स्टेट बी में अगर आप आ रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस से, तो इसका मतलब है टेम्परेचर का चेंज को हम दिखाते हैं डेल्टा से। ये क्या होगा, 0। मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ भी टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। राइट, तो डेल्टा टी का मतलब चेंज कितना हुआ, 25 - 25 दैट इज 0।
राइट। सो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए एक और ख़ास बात है आइसोथर्मल प्रोसेस में कि इन सच अ प्रोसेस और इन सच अ सिस्टम हीट इज आइदर सप्लाइड टू द सिस्टम और रिमूव फ्रॉम इट। अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए जब हम क्या कर रहे हैं, हम जब जा रहे हैं ए से बी में, राइट, ए से बी में जब आप जा रहे हैं, मान लीजिए ये है ए और ये है बी, और मान लीजिए ये कोई गैस है, ये कोई गैस है, तो ये क्या कह रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट को आप सप्लाई भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। क्यों ऐसा करना है या ऐसा क्यों होता है? देखिए मान लीजिए जब मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, तो आपको पता है गैस कंप्रेस होके क्या होती है, हीट होती है, और अगर वो हीट सिस्टम में ही रही, सिस्टम से बाहर नहीं आई, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T विल इंक्रीज, टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर सिस्टम से जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो हीट की फॉर्म में सिस्टम से बाहर आ गया, रिमूव फ्रॉम इट, तो टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा जितने पहले था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होना चाहिए, हीट का एक्सचेंज होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अगर मैं किसी गैस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, राइट, तो आपको पता है एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंड करेंगे हम गैस को तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है, राइट, आप आगे भी पढ़ेंगे और डिटेल में। तो टेम्परेचर गिर गया और बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है, राइट, अंदर हीट का लॉस हुआ और बाहर से कोई हीट नहीं आ रही है, मतलब टेम्परेचर गिर जाएगा, तो वो तो क्या नहीं हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ नहीं। तो हीट जब बाहर से आ जाएगी तो क्या हुआ, पहले मतलब एक्सपेंशन से पहले और एक्सपेंशन के बाद टेम्परेचर बराबर ही होगा। सो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। The process in which the temperature of the system remains constant, right? So in such a system heat is either supplied to or removed from it. इसके बाद है एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका उल्टा होगा ऑलमोस्ट, राइट। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। इसका क्या मतलब है, नो हीट लीव्स और एंटर्स द सिस्टम। तो ऐसे में क्या होगा, टेम्परेचर सिस्टम का चेंज होगा। एग्जैक्टली ये हमने जो बात किया, अगर आप गैस को कंप्रेस करोगे तो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है बाहर, राइट। ए स्टेट ये है और ये है स्टेट बी, और ये हो रहा है कंप्रेशन। तो जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट भी बढ़ेगी, और वो हीट सिस्टम से बाहर ही नहीं जा रही है, तो सिस्टम का ही टेम्परेचर बढ़ना है। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। सो अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, दैट इज हीट, नो हीट लीव्स और एंटर द सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में क्या होना है, ऐसी प्रोसेस में क्या होना है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ऑलवेज चेंजेस, ये मेजर पॉइंट है। सो आइसोथर्मल में हमने देखा था टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि आइडियाबैटिक में क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ऑलवेज चेंजेस, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आइसोबैरिक प्रोसेस। तो बैरिक का मतलब क्या है, आपको पता है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आइसो का मतलब सेम, चेंज नहीं हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड isobaric process. A process in which the pressure of the system remains constant is called isobaric process. और आइसोकोरिक में होता है सिंपली वॉल्यूम। सो अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो हमने देखा आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके बाद है रिवर्सिबल प्रोसेस, नाम से पता चल रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस का क्या मतलब हुआ दोस्तों, अ प्रोसेस इन विच द डायरेक्शन may be reversed at any stage by merely a small change in variable like temperature, pressure, etc. इसको और डिटेल में हम समझते हैं। इसका क्या मतलब है, therefore a reversible process, in a reversible process the driving force is only infinitesimally greater than the opposing force
and it is carried out in infinitesimally slowly. ठीक है. In this process, at every instant, the system remains virtually in a state of equilibrium with the surrounding. ठीक है. अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं. Compression or extension of a gas extremely slowly, right? और ये जो हम रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हैं, इन द एक्चुअल सेंस ऐसा कोई प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनफाइनाइटेसिमली स्लोली का मतलब है आपको इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा ऐसा करने में. फिर भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं स्लो प्रोसेस, राइट. सो दिस प्रोसेस इज ओनली इमेजिनरी एंड कैन नॉट बी अचीव्ड इन द एक्चुअलिटी. इसका क्या मतलब है दोस्तों? मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, राइट. ये कोई सिलेंडर है और इसमें हमने क्या रखा है, कोई गैस को रखा है इसमें, ठीक है. अब ये कोई पर्टिकुलर स्टेट होगा तो इसमें कुछ वैल्यू होगी प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की. अब मान लीजिए ये साइड जो है कंटेनर की, ये क्या है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. फ्रिक्शनलेस आप समझते हैं, कोई भी फ्रिक्शन इसमें नहीं होगा. ये क्या है दोस्तों? इट इज अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. अब आपको पता है दो चीजें हैं. अगर मैं इसको क्या कर दूं, सडनली कंप्रेस कर दूं गैस को, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है. तो क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं सडन कंप्रेशन कर रहा हूं, राइट. तो बट अगर मैं क्या करूं, तो सडन कंप्रेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा चेंज, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, प्रेशर का, यही तो है. और सडन चेंज की जगह में क्या कर दूं, स्लो चेंज करूं तो कम चेंजेज होंगे टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर में, राइट. बस यही मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस का. अब इस स्लो को आप कितना स्लो कर पाओगे कि जो चेंज है टेम्परेचर में, वॉल्यूम में और प्रेशर में, ये कम से कम होगा. तो आइडियल कंडीशन में ये जो चेंज है टेम्परेचर में, प्रेशर में और वॉल्यूम में, जब ये हो जाएगा, टेम्परेचर में मान लेते हैं टेम्परेचर में 0 चेंज हुआ, तो ये कैसा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जो कि पॉसिबल है नहीं. बट फॉर एन अप्रॉक्सीमेशन हम मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन है आपने इसको अंदर पुश करना है, बट इतना स्लोली पुश करना है कि बहुत कम या ना के बराबर हीट जनरेट हो, तभी हम क्या कहेंगे, इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे, राइट. सिंपल. सो कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ अ गैस एक्सट्रीमली स्लोली, राइट, जितना स्लो हो सके. इसके बाद है रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो इसका जस्ट अपोजिट जो मैंने कहा, आप सडन क्या करो, इसको कंप्रेस करो या सडन इसको एक्सटेंड करो. और एक और चीज़ इसमें थी कि जो क्या है, इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, लगभग किसके बराबर है, जो ऑपोजिंग फोर्स के है उसके बराबर है, राइट. जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, लगभग क्या है दोस्तों, ऑपोजिंग फोर्स के बराबर है. द ड्राइविंग फोर्स इज ओनली इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर, या उसी के बराबर है देन द ऑपोजिंग फोर्स. तो यहाँ पे क्या था, ये जो मैं पिस्टन को पुश कर रहा हूँ और इधर से क्या हो रहा होगा, ऑपोजिंग फोर्स क्या है, गैस के मॉलिक्यूल भी तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे इस पिस्टन की वॉल पे. तो जितना प्रेशर मैं यहाँ लगा, ये गैस यहाँ लगा रही है, इससे बिल्कुल बहुत कम प्रेशर, इससे ज़्यादा, राइट. बहुत थोड़ी सी वैल्यू क्या होगी इसके, इससे ज़्यादा होगी. अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगी तो अंदर जा नहीं पाएगा, या एग्जैक्टली बराबर होगी तो अंदर जा नहीं पाएगा, ये अंदर की तरफ नहीं पुश होगा. तो बहुत हल्का फोर्स जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन आगे की तरफ बढ़ेगा, राइट. तो जो डिराइविंग फोर्स है और जो ऑपोजिंग फोर्स है, राइट. तो डिराइविंग फोर्स क्या है, बहुत थोड़ी अमाउंट में क्या है, ऑपोजिंग फोर्स से ज़्यादा है. अब इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में. क्या हो जाएगा, अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड इरिवर्सिबल. मतलब आप सारी चीज़ें चेंज कर दो. ड्राइविंग फोर्स इज वेरी डिफरेंट देन द ऑपोजिंग फोर्स एंड द प्रोसेस में टेक प्लेस एक्सट्रीमली फास्ट, दैट इज एक्सट्रीमली फास्ट एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ गैस, ठीक.
इसके बाद है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस किसको हम कहेंगे दोस्तों? अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एंड अल्टीमेटली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब साइकिल में बैठ के कहीं जाना है ऐसा मतलब नहीं है। मान लीजिए ये है सिस्टम ए, ये है सिस्टम का स्टेट बी और ये है सिस्टम का स्टेट सी। तो यहाँ प्रेशर था 1 बार, वॉल्यूम था 2 लीटर, ठीक है, बाकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, प्रेशर को बढ़ा दिया 2 बार और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 1 लीटर मान लीजिए। और फिर से मैं कम कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ प्रेशर को, तो प्रेशर हो गया 1 बार, तो क्या हो जाएगा, तो प्रेशर को जब हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर को हमने कम किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2 लीटर। तो आप देखिए ए से बी में गए और बी से सी में गए, तो ए और सी क्या है, सेम ही है। तो आप ऐसा भी मान सकते हैं ए से आप बी में जा रहे हो, बी से ए में आ रहे हो, ऐसे कितने भी स्टेप बीच में हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस, राइट। तो हमने देखा साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, डियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक। इसके बाद हमने कहा था कुछ टर्म्स जो हमने पहले नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का क्या मतलब है, किसी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट है, राइट, जो एनर्जी प्रेजेंट है, स्टोर्ड है किसी सिस्टम के अंदर, उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, राइट। और आपको पता है जो एनर्जी है वो कई फॉर्म्स में होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एटम्स और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी किसी सिस्टम में प्रेजेंट हैं उनको जब हम ऐड कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। सो U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है, कैसे प्रोड्यूस होती है, इट अराइजेज ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, वाइब्रेशनल हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, मॉलिकुलर एनर्जी हो सकती है और न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, इंटरनल एनर्जी का मतलब है जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रेजेंट हैं किसी भी सिस्टम में, उन सब को जब आप ऐड कर देंगे तो वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा, राइट। अब देखिए इंटरनल एनर्जी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, ये नहीं कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है, इंटरनल एनर्जी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन और एज अ स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी तो है U और ये कह रहा है चेंज मतलब डेल्टा U। तो चेंज किस में, दो अलग अलग स्टेट के बीच में, राइट। तो देखिए द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। अब कितना ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, वाइब्रेशनल हो रहा है, रोटेशनल हो रहा है, हर पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ऐसा मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर पाएंगे हम इंटरनल एनर्जी की। तो हम क्या मेजर करते हैं दोस्तों, हम मेजर करते हैं ओनली चेंज। ओनली चेंज का मतलब है सिस्टम जब चेंज हो रहा है स्टेट, मान लीजिए पहले स्टेट A है, बाद में स्टेट B है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, स्टेट A में UA है और स्टेट B में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, UB। तो जो चेंज होगा, हमने क्या कहा, हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मेजर कर पाएंगे। UA कितना है वो भी पता नहीं है, UB कितना है वो भी पता नहीं, हम केवल चेंज मेजर कर रहे हैं, चेंज। सो डेल्टा U क्या हो जाएगा, UB माइनस UA। या कोई रिएक्शन अगर है तो B हो जाएगा प्रोडक्ट और क्या हो जाएगा, A हो जाएगा रिएक्टेंट,
ए क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, सो यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट, राइट। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं यू पी, यू प्रोडक्ट, यू आर यू रिएक्टेंट, राइट। सो डेल्टा यू अगर नेगेटिव है, नेगेटिव होने का क्या मतलब है, देखिए क्या निकाला हमने, यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट, यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट। सो डेल्टा यू नेगेटिव है, इसका मतलब है यू प्रोडक्ट इज लेस देन यू रिएक्टेंट, दैट इज इसका क्या मतलब है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ हो गया, कहाँ चला गया, वो रिलीज हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रखिए हमेशा, डेल्टा यू जब भी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब है सिस्टम से एनर्जी चली गई है। रिएक्टेंट के पास मान लीजिए हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं, जो रिएक्टेंट है उसके पास 100 यूनिट एनर्जी है, मान लीजिए 100 यूनिट है। जो प्रोडक्ट है उसके पास कितनी एनर्जी है, 80 यूनिट एनर्जी है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो रही है, तो 20 यूनिट एनर्जी कहाँ चला गया, ये हो गया रिलीज। तो आपको पता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, ये आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। तो यहाँ थर्मोडाइनमिक्स में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव अगर आ रहा है इसका मतलब है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और डेल्टा यू अगर आ रहा है पॉजिटिव इसका मतलब है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। मान लीजिए क्या है, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो है 100 यूनिट और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी है 180 यूनिट। तो 80 यूनिट एनर्जी कहाँ से आया, सिस्टम ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, और इस केस में होता है डेल्टा यू पॉजिटिव, ठीक है। तो हम केवल क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख रहे हैं। ये रिएक्शन कैसे हुआ, कौन से पाथ से हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है u is a state function, right? This means delta u और u is a state function, right? और ये केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। आप कैसे a से b तक पहुंचे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है a में कितनी इंटरनल एनर्जी थी, u में कितनी इंटरनल एनर्जी, b में कितनी इंटरनल एनर्जी है, a से b में कैसे पहुंचे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं है, राइट। सो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं मोड्स ऑफ, इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, राइट। इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी। सिस्टम और सराउंडिंग में कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो दो तरीके से होता है, हीट और वर्क के द्वारा, राइट। तो हीट पासेज इनटू द सिस्टम और आउट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में हीट आ भी सकती है और सिस्टम से जा भी सकती है। तो एक है हीट के जरिए और दूसरा है वर्क। सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो हीट और वर्क की वजह से क्या हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, राइट। अब हीट का कैसे ट्रांसफर होगा ये भी देख लीजिए। हीट एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एज हीट, मतलब एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग एज हीट इफ दे आर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये आपको पता भी है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इफ द सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर इट गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, और अगर क्या हो रहा है, इफ द सिस्टम इज एट लोअर टेम्परेचर इट टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एग्जाम्पल भी आपको पता है, सिंपल सा है। आपके पास क्या है, अगेन एक हॉट कप ऑफ टी और कॉफ़ी है, तो ये क्या करेगा, हीट यहाँ से बाहर जाएगी और कब तक जाएगी, जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। दूसरा एक सिस्टम हम देख लेते हैं, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में क्या होगा, क्योंकि आइसक्रीम बहुत ठंडी है सराउंडिंग से, तो हीट इसमें आएगी और कब तक आएगी, जब तक आइसक्रीम मेल्ट, अगर आपने खाई नहीं इस बीच, तो जब तक आइसक्रीम मेल्ट होके इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के इक्वल ना हो जाए तब तक ये होता रहेगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, सिस्टम हॉटर देन द सराउंडिंग तो हीट जाएगी बाहर को, राइट। सिस्टम कोल्डर देन द सराउंडिंग तो हीट आएगी सिस्टम में, सिंपल,
राइट। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, मैंने आपको बताया ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग बिकम्स इक्वल, राइट। तो ये जो हमने देखा है दोस्तों, ये देखा है आज हमने कहाँ तक, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज, और उसका कारण क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। बाकी आगे हम वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे अगले पार्ट में, राइट। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।